अरे क्या हुआ, इतनी कम उम्र में बाल ही सफेद होने लगे। आजकल ये बात सुनना बिल्कुल आम हो गया है। 20-25 साल के लड़के लड़कियां, 30-35 साल की महिलाएं, यहाँ तक कि कॉलेज जाने वाले बच्चों के भी बाल सफेद होने लग गए हैं। और सबसे दुख की बात क्या है, जैसे ही पहला सफेद बाल दिखाई देता है, हम उसे छिपाने की जल्दी में लग जाते हैं। कोई हेयर डाई खरीदता है, कोई केमिकल कलर खरीदता है, कोई इंस्टेंट रेमेडी ढूंढने लगता है। डोंट वरी, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक 3 स्टेप रूटीन, जिसे फॉलो करने से आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे। और अगर कुछ बाल सफेद हो भी गए हैं, शायद ही कोई ऐसा है जो समझने की कोशिश करता है कि आखिर बाल सफेद हो ही क्यों रहे हैं। बेटा जी, आज की वीडियो में आपको कोई ऐसा जादुई दावा नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कंप्लीट नेचुरल हेयर रिकवरी रूटीन बताऊंगी जो सिर्फ बालों को ऊपर से रंगने की नहीं, बल्कि उन्हें अंदर से सपोर्ट करने की सोच पर आधारित है। और सबसे अच्छी बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको घर पर बनाने वाला एक नेचुरल हेयर कलर भी बनाकर दिखाऊंगी, जिसमें किसी तरह का कोई भी पीपीडी, अमोनिया या कोई भी हार्श केमिकल नहीं होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ हेयर कलर सीख कर वीडियो बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कारण वही रहेंगे तो कुछ हफ्तों बाद फिर नए बाल जो हैं वो सफेद दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आज हम सिर्फ बालों का कलर ही नहीं, बल्कि बालों की पूरी कहानी समझेंगे और शुरुआत करेंगे सीधे सॉल्यूशन से। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग की दिशा में वापस लाने का सौभाग्य मिला है। मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है कि यह नॉलेज, यह अनुभव और यह हीलिंग का रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग दवाई और दर्द के चक्र से निकलकर अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस कर सकें। और इस जर्नी में मुझे आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं, आपके दिल को छूती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने परिवार और जरूरतमंद लोगों के साथ, ताकि वो भी इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बन सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर आज मुझसे कोई पूछे, आचार्य जी, अगर समय से पहले बाल सफेद होने लगे हैं और मुझे सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज अपनी दिनचर्या में शामिल करनी हो, तो मुझे वो क्या करनी चाहिए? तो मैं बिना सोचे समझे एक ही उत्तर दूंगी, वो है आंवला। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में आंवले को श्रेष्ठ रसायन बनाया गया है और आधुनिक विज्ञान भी इसे विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत अच्छा रिसोर्स मानता है। ये शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भी मदद करेगा, और यही कारण है कि बाल हो, चाहे त्वचा हो या हो कंप्लीट हेल्थ, इन सब में आंवले का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आंवला किस रूप में लेना है? क्योंकि अक्सर लोग यहाँ उलझ जाते हैं। कोई कहता है जूस पियो, कोई कहता है चूरन लो, कोई मुरब्बा खाने की सलाह देता है, तो कोई कैप्सूल। तो आइए इसे बहुत सरल तरीके से समझ लेते हैं। अगर मौसम में ताजा आंवला मिल रहा है, तो मेरी पहली पसंद हमेशा फ्रेश आंवला ही रहेगी। सुबह 1 या 2 ताजे आंवले अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए। अगर उसका स्वाद ज्यादा खट्टा लगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट कर भी आप खा सकते हैं। अगर ताजा आंवला उपलब्ध नहीं है, तो दूसरा बड़ा अच्छा ऑप्शन है आंवला चूर्ण। लगभग आधे से 1 छोटा चम्मच आंवला चूर्ण लिया जा सकता है। अब यहाँ भी एक बहुत छोटी सी बात समझ लेनी है। अगर आपकी प्रकृति पित्त की है, यानी शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आता है, एसिडिटी रहती है, तो आंवला आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। आप इसे नॉर्मल पानी के साथ, यानी ताजे पानी के साथ सुबह के समय ले सकते हैं। अगर आपकी वात प्रकृति है, यानी शरीर में ड्राइनेस रहता है, आपको गैस बनती है, जोड़ों में दर्द रहता है, कब्ज की समस्या है, तो आंवला चूर्ण में 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर, जो कि शुगर फ्री हो, मतलब प्योर हो, अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आप उसे घी के साथ भी ले सकते हैं। और अगर कफ प्रकृति है, सुस्ती रहती है, वजन बढ़ने की प्रवृत्ति है, तो आंवला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। कुछ लोग आंवले का रस भी ले सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रखना है, बाजार में मिलने वाले कई रेडीमेड जूसेस में चीनी या प्रिजर्वेटिव भी हो सकते हैं, इसीलिए लेबल पढ़कर ही आपने उसको बाय करना है। अगर घर का ताजा रस निकाल लेंगे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आंवले का मुरब्बा खाया जा सकता है? अगर घर का बना हुआ है तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें अधिक चीनी नहीं होती है और बाजार वाले को चीनी का चेक करके लेना है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य विशेष रूप से बाल और स्वास्थ्य को सपोर्ट करना है, तो ताजा आंवला चूर्ण, बिना अधिक चीनी वाला आंवले का मुरब्बा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
अब कहते हैं आचार्य जी इसे कब लें? मेरी सलाह ये रहती है कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। आप इसे नाश्ते के साथ ले सकते हैं। अगर किसी को खाली पेट खट्टी चीजें लेने से कोई भी तरह की असुविधा है तो आप उसे नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। शरीर की प्रकृति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, इसीलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझते हुए अपनी दिनचर्या आपको बनानी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटे, आंवला कोई हेयर डाई नहीं है। ये इसलिए आज कहा गया है क्योंकि अगर आपने उसे आज लिया तो कल बाल काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको अंदर से ऐसा वातावरण बनाने में मदद करेगा जहां से जो नए बाल, स्वस्थ बालों को बेहतर पोषण मिल सके। इसीलिए इसे किसी 10 दिन के प्रयोग की तरह नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। यकीन मानिए, जब कोई अच्छी आदत वर्षों तक साथ रहती है तभी उसका जो वास्तविक लाभ है वो दिखाई देता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, अगर आंवला शरीर के अंदर का वातावरण बेहतर बनाने में मदद करता है तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद ने सीधे बालों के लिए ही महत्वपूर्ण बता दिया? अगर आयुर्वेद के ग्रंथों को देखें बेटा तो एक नाम है जो बार बार हमारे सामने आएगा, वो है भृंगराज। इसीलिए इसे कई जगह पर केशराज भी कहा जाता है, यानी बालों का राजा। ये है मेरा दूसरा सल्यूशन आपके लिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भृंगराज लेने से सारे सफेद बाल काले हो जाएंगे, लेकिन अगर बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, हेयर फॉल भी दिख रहा है, बाल पतले हैं, आपका स्कैल्प जो है वो भी स्वस्थ नहीं लग रहा, तो भृंगराज को अपनी दिनचर्या में आज से ही शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ भी सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भृंगराज कैसे लें? क्योंकि बाजार में इसके इतने सारे ऑप्शंस हैं कि लोग यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है पाउडर लो, कोई कहता है जूस लो, कोई टेबलेट कहता है और कोई कहता है ऑयल लगा लो। तो आओ अब इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। अगर आपको ताजा भृंगराज के पत्ते मिल जाएं तो उनसे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। उनका रस निकालकर लिमिटेड मात्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल ज्यादातर लोगों के पास इतना समय नहीं है और उनके लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दूसरा और सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है भृंगराज चूर्ण। लगभग आधे से एक छोटा चम्मच सुबह या शाम गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। अगर किसी को इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा लगे तो आप थोड़ा सा शहद मिलाकर ले सकते हैं। अब अगेन कुछ लोग पूछते हैं कि क्या भृंगराज अश्व लेना चाहिए? हाँ, अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन कमजोर रहता है, भूख कम लगती है या आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सलाह दी है तो क्लासिकल जो अश्व है वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बिना आवश्यकता हर किसी को हर फॉर्म ट्राई करने की जरूरत नहीं होती। मेरी हमेशा यही सलाह है, जितना सरल रखोगे उतना आसानी से आप महीनों तक उसे फॉलो कर पाओगे। और याद रखो, बालों में सुधार किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। बाल हर महीने लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। इसीलिए आज जो आदत आप शुरू कर देंगे उसका असर आपको नए आने वाले बालों पर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो ही जाएगा। यही कारण है कि आयुर्वेद हमेशा कंसिस्टेंसी पर जोर देता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स पर बिल्कुल नहीं। अब यहाँ एक और बात समझनी है, अगर आप आंवला और भृंगराज दोनों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों एक साथ मिलाकर ही ले लेने हैं। आप सुबह आंवला ले सकते हो और भृंगराज दिन में किसी भी दूसरे समय पर अपनी दिनचर्या में आप आसानी से शामिल कर सकते हो। इससे आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहे। चलिए, अब तक हमने सिर्फ शरीर के अंदर की बात की है, बालों की जड़ें बाहर भी हैं, उनकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ पर लोग एक ऐसी आदत छोड़ चुके हैं जिसे हमारे घरों में कभी साप्ताहिक परंपरा यानी कि वीकली ट्रेडिशन माना जाता था, सर में तेल लगाना। और मेरा मानना है अगर सही तेल सही तरीके से समय पर लगाया गया हो तो यह सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि पूरी स्कैल्प के लिए एक प्रकार की थेरेपी बन सकता है। आइए अब उसी के बारे में हम विस्तार में बात करते हैं। देखो, मुझे आज भी याद है ऑन सैटरडेज हमारे घर में तेल लगाने का उत्सव होता था। हाँ, मेरे लिए तो भैया उत्सव ही था। पापा खड़े होकर मम्मी के सिर पर तेल लगा रहे होते थे, मम्मी मेरे भाई के सर पर और मेरा भाई मेरे सर पर और मैं अपनी छोटी बहन के सर पे, और फिर लास्ट में मिलकर हम सभी लोग पापा के सर पर तेल लगाते थे। तो हो गया ना उत्सव। और ऐसा लगभग हर घर में होता था, जब बच्चों को लेकर बड़ों तक सबके सर पर तेल लगाया जाता था और उसके बाद कुछ घंटों के लिए या रात भर छोड़ने की सलाह दी जाती थी। आज वही आदत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब लोग कहते हैं तेल लगाने से मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा,
ऑफिस जाना है, मैं चिंपू लगूंगा, और धीरे धीरे ऑयलिंग हमारी लाइफस्टाइल से गायब हो गया। लेकिन आयुर्वेद ने सिर में तेल लगाने को केवल बालों तक लिमिटेड नहीं रखा, इसे शिरो अभ्यंग कहा जाता है, यानी सर की रेगुलरली तेल मालिश। आयुर्वेद के अनुसार शिरो अभ्यंग केवल बालों का नहीं बल्कि स्कैल्प, आपके सेंसेस, आपकी मानसिक शांति से भी जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा तेल लगाएं? क्योंकि आज बाजार में इतने सारे ऑप्शन हैं कि लोग यहाँ पर फिर अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कोकोनट ऑयल लगाने के लिए कहता है, कोई मस्टर्ड ऑयल कहता है और कोई कास्टर ऑयल, तो कोई तो कहता है कि ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए। अगर बालों को सॉफ्ट बनाना आपका उद्देश्य है तो इनमें से आप कोई भी तेल लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात समय से पहले सफेद होने की है और हेयर फॉल की है और स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो मेरी पहली पसंद रहेगी क्लासिकल आयुर्वेदिक नीलभृंगड़ी तेल। आयुर्वेद में वर्षों से इसका उल्लेख बालों की देखभाल के लिए किया जाने के लिए कहा है। इसमें भृंगराज है, नीली है और कई बहुत ही ट्रेडिशनल जड़ी बूटियों का पूरा कंप्लीट संयोजन है, जिन्हें बालों और स्कैल्प के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। अगर आपकी स्कैल्प में गर्मी ज्यादा है, बार बार ड्राइनेस रहती है, बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं या हेयर टेक्सचर पहले जैसा नहीं रहा, तो नीलभृंगड़ी तेल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर नीली भृंगड़ी तेल उपलब्ध न हो तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। भृंगराज तेल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो इजीली अवेलेबल है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो हेयर फॉल या हेयर रूट कमजोर हो जाते हैं बालों के, या बालों की क्वालिटी में किसी तरह की कमी महसूस करते हैं। तो अगर आपके घरों में अभी भी शुद्ध कोकोनट ऑयल अवेलेबल है तो उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि याद रखो, सही तरीके से नियमित ऑयलिंग गलत तरीके से लगाए गए सबसे महंगे ऑयल से भी कहीं ज्यादा लाभ दे सकती है। लेकिन सिर्फ सही तेल खरीद लेना ही काफी नहीं है, तेल लगाने का तरीका उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको वही तरीका अभी बताने वाली हूँ जो मैं अपने परिवार में फॉलो करती हूँ और मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स को भी वही सिखाती हूँ। अब आइए बात करते हैं तेल लगाने के तरीके की, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं आचार्य जी मैं तो वर्षों से तेल लगा रहा हूँ फिर भी उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि तेल लगाना पर्याप्त नहीं है, तेल लगाने के तरीके को समझ लेना है। सबसे पहली बात, जहां तक संभव हो तेल को बिल्कुल ठंडा ठंडा स्कैल्प पर लगाने की बजाय हल्का सा गुनगुना कर लेना चाहिए। ध्यान रखो, तेल गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना कि उंगली लगाने पर हल्की सी गर्माहट महसूस हो। इससे तेल फैलने में आसानी रहेगी और मालिश भी जो है वो ज्यादा आरामदायक महसूस होगी। दूसरी बात, बहुत से लोग एक साथ बहुत सारा तेल सर में डाल देते हैं जिससे तेल बालों तक ही रह जाता है लेकिन स्कैल्प तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए तेल हमेशा थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। बालों की मांग निकालिए, उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा तेल सीधे स्कैल्प पर लगाइए और फिर पूरे सिर पर इसी तरह से लगाते जाइए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मसाज की। तेल लगाकर 5 सेकंड में काम खत्म नहीं कर देना, अपनी उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल करना है, नाखूनों का नहीं। बहुत हल्के दबाव के साथ छोटे छोटे गोल गोल घुमाव से स्कैल्प की मालिश कीजिए। सिर के आगे वाले हिस्से से शुरुआत करें, फिर दोनों साइड्स पर जाएं, फिर ऊपर की तरफ जाएं और आखिरी में आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट का मसाज काफी होता है। याद रखो, ये कोई ताकत लगाने का काम नहीं है। जोर जोर से रगड़ने से जो है हेयर के रूट्स भी कमजोर हो सकते हैं, बल्कि मसाज हमेशा आराम से, धीरे धीरे और पूरे ध्यान से करनी चाहिए। अब क्वेश्चन है, तेल कितनी देर तक लगा रहने दें? अगर आपके पास समय है तो रात में सोने से पहले आप तेल लगाकर हल्की मसाज कर लीजिए और सुबह किसी माइल्ड शैम्पू से आप बाल धो सकते हैं। और अगर ओवरनाइट ऑयलिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। कम से कम 1 से 2 घंटे पहले आप तेल लगा लें, उसके बाद बालों को धो सकते हैं। एक और क्वेश्चन, वीक में कितनी बार ऑयलिंग करना चाहिए? अगर आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई है तो आप वीक में 2 से 3 बार भी ऑयलिंग कर सकते हैं। अगर स्कैल्प नॉर्मल है तो आप वीक में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है या बार बार पिंपल्स या फंगल इन्फेक्शन की समस्या है तो बहुत ज्यादा ऑयलिंग करने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं। और एक छोटी सी बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, तेल लगाते समय सिर्फ बालों पर ध्यान मत दीजिए, कुछ मिनट अपने ऊपर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है। मोबाइल को एक तरफ रख दो, गहरी सांसें लो, शांति से मसाज कीजिए, क्योंकि कई बार सिर्फ स्कैल्प ही नहीं पूरा मन भी रिलैक्स होने लगता है।
और जब स्ट्रेस कम होता है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके शरीर के हर हिस्से पर दिखाई देगा। चलो, अब तक हमने शरीर को अंदर से सपोर्ट करने वाली चीजों की भी बात कर ली, बाहर से भी स्कैल्प की देखभाल की बात कर ली। लेकिन मान लीजिए आपके बाल पहले से ही काफी सफेद हो चुके हैं, आप किसी शादी में जा रहे हैं, ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, या आप चाहते हैं कि बाल अभी नेचुरल तरीके से अच्छे दिखें, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यहीं पर आता है मेरा अगला सोल्यूशन, घर पर बनने वाला नेचुरल हेयर कलर, जिसे शुरू में मैंने आपको ये बताने का वादा किया था। आइए अब उसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। जब भी बाल सफेद दिखाई देते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? गूगल पर सर्च या फिर सीधे मार्केट जाकर कोई हेयर डाई खरीदने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है बस कलर आ जाए और फिर प्रॉब्लम खत्म। लेकिन क्या सच में ऐसे होता है? जरा अपने आसपास के लोगों को देखें, कितने लोग हैं जो पिछले कई सालों से हर 15-20 दिन में हेयर कलर लगा रहे हैं। अगर हेयर डाई ही एक कंप्लीट सोल्यूशन है या स्टेबल सोल्यूशन है, तो उन्हें बार बार कलर करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? असल में केमिकल हेयर डाई का काम केवल बालों का रंग बदलना होता है। बालों की जड़, हेयर फॉलिकल या मेलानिन बनाने के प्रोसेस से उसका कोई लेना देना नहीं होता। यही कारण है कि कलर तो बदल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद नए बाल फिर सफेद दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को हेयर डाई बिल्कुल भी सूट नहीं करता। कलर लगाने के कुछ घंटों भीतर ही स्कैल्प पे बर्निंग, इचिंग, रेडनेस या एलर्जिक रिएक्शन तक देखने को मिल सकता है। और इसकी भी एक वजह हो सकती है कुछ ऐसे केमिकल्स जो कई हेयर डाइज में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर हेयर डाई हर व्यक्ति के लिए ही हानिकारक होता है, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, पहले कभी एलर्जी हो चुकी है या स्कैल्प पहले से ही बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहता है, तो बिना पैच टेस्ट किए कोई नया कलर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इसीलिए बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आचार्य जी क्या कोई ऐसा नेचुरल तरीका है जिससे बालों को कलर किया जा सके और बार बार केमिकल्स का भी सहारा न लेना पड़े? तो मेरा जवाब है हाँ, और यही तरीका मैं अभी आपके साथ साझा करने वाली हूँ। ये कोई परमानेंट हेयर कलर नहीं है और इसको जो है हम ट्रेडिशनल हर्बल हेयर कलर बोलेंगे, जिसका उद्देश्य बालों को नेचुरल ब्राउन से लेकर ब्लैक टोन देना है। साथ ही बालों की कंडीशनिंग में भी आपको मदद करेगा। और अगर आप पहली बार इसे बना रहे हैं तो मैं सलाह दूंगी कि वीडियो को बीच बीच में पॉज करके मेरे साथ साथ भी बना सकते हो, क्योंकि इससे पूरे प्रोसेस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। उनके स्टेप्स को भी अच्छे से हमने समझ लेना है, क्योंकि आधा अधूरा काम जब हम सीखेंगे तो इम्पैक्ट वैसा नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस नेचुरल हेयर कलर को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहली चीज है मेहंदी यानी हिना। यह इस पूरे नेचुरल हेयर कलर का बेस है। हिना बालों पर एक नेचुरल कलर लेयर बनाती है, जिससे बालों में ब्राउन टोन आती है। साथ ही बाल थोड़े से स्मूथ और शाइनी भी फील करते हैं। अब इसमें हम मिला देंगे आंवला पाउडर। बहुत लोग पूछते हैं जब हम आंवला खा भी रहे हैं तो फिर भी पाउडर डालने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि यहाँ आंवला खाने के लिए नहीं, कलर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हिना अकेले लगाए जाने पर कई लोगों के लिए बालों पर ऑरेंज या कॉपर टोन छोड़ सकती है, जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। आंवला पाउडर उस टोन को थोड़ा बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिससे कलर ज्यादा नेचुरल दिखाई देता है। और अब तीसरी चीज की बात करें, वो है भृंगराज पाउडर। इसका उद्देश्य कलर बदलना नहीं अगेन, बल्कि हेयर केयर को थोड़ा बेहतर बनाना है। जब हम कलर कर ही रहे हैं तो क्यों ना ऐसी जड़ी बूटियों को भी मिला दें जिसका उपयोग वर्षों से बालों की देखभाल में किया जा रहा हो। अब एक और छोटी सी चीज जो मैं अक्सर मिलाने की सलाह देती हूँ, वो है चाय पत्ती का पानी। 1 गिलास पानी में लगभग 1 से 1.5 चम्मच चाय के लीव्स डाल दो और 5-7 मिनट तक उन्हें अच्छे से उबाल लो और उन्हें थोड़ा सा ठंडा करके आपने छान देना है। यही चाय का पानी हम इस पेस्ट को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इससे कलर थोड़ा और डीप दिखाई देने में मदद हो जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ड्राई रहते हैं तो मेरा सजेशन है 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी आप इसमें डाल दीजिए। इससे पेस्ट बनाना और लगाना दोनों आसान हो जाते हैं और ड्राइनेस भी कुछ हद तक कम महसूस होती है। अब देखते हैं इन सब को मिलाना कैसे है। एक साफ कांच का या आयरन का यानी लोहे का बोल ले लीजिए। अब इस आयरन के बोल को आप इसमें अच्छे से सारे सामान को डाल दीजिए। 3 चम्मच आपने हिना पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच आंवला पाउडर मिला दीजिए और 1 चम्मच भृंगराज पाउडर। धीरे धीरे चाय का पानी डालते जाइए और एक स्मूथ पेस्ट बना दीजिए। एलोवेरा जेल ऑप्शनल है। अब पेस्ट ऐसा हो ना तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो,
ताकि ये एप्लीकेशन इसकी अच्छे से हो जाए। अब इस पेस्ट को आप ढक कर कम से कम 6 से 8 घंटे तक या फिर पूरी रात आप इसे रख सकते हैं। इससे हिना अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और अगली सुबह लगाने पर कलर भी अधिक समान रूप में आ जाएगा। सबसे पहले बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से आपने सुबह धो लेना है ताकि स्कैल्प पर जमा हुआ जो ऑयल है या कोई डस्ट है या कोई भी प्रोडक्ट बिल्टअप है वो निकल जाए। बाल पूरी तरह से जब सूख जाएं तो इस पेस्ट को आपने अपनी जड़ों से लेकर बालों तक पूरी लंबाई तक अच्छी तरह से लगा देना है। इसके बाद लगभग 2 से 3 घंटे तक इसे लगाकर रखना है और इसे सादे पानी के साथ आपने इसको धो देना है। यहाँ शैम्पू आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। ये तो पहला स्टेप है। अगर यहीं रुक गए तो कलर ब्राउन टोन तक ही आपको मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ इसके दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो इस कलर को नेचुरल डार्क ब्राउन या ब्लैक टोन देने में मदद करेगा। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 और सच में बताऊं ये वो स्टेप है जो पूरे प्रोसेस का रिजल्ट ही चेंज कर देता है और ये बिल्कुल मार्केट के कलर जैसा कलर देता है। चाहिए कि आपको इंडिगो पाउडर चाहिए, बड़ी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपने सिर्फ हिना लगाई तो बालों में ब्राउन या कॉपर टोन रहेगी, लेकिन अगर आपका टारगेट नेचुरल डार्क ब्राउन या ब्लैक टोन है तो इंडिगो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इंडिगो को भी हिना की तरह रात भर भिगो कर रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। इंडिगो पाउडर को हमेशा लगाने से ठीक पहले ही तैयार करना है। एक बोल में उतनी ही मात्रा में इंडिगो पाउडर लेना है जितनी मात्रा में हमने हिना पाउडर लिया। अब इसमें भी हल्का गुनगुना चाय का पानी आपने इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे से मिलाकर स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। और ध्यान रखिए पेस्ट बनाते ही आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसे घंटों तक रखा नहीं जा सकता। अब इस पेस्ट को अगेन हिना से धोए हुए और सूखे बालों पर जड़ों से लेकर पूरे बालों तक आपने इसको लगा देना है। अब सवाल है इसे कितनी देर तक रखें। अगर आपको नेचुरल डार्क ब्राउन शेड पसंद है तो लगभग 30 से 45 मिनट तक आप रखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आपको गहरा टोन चाहिए, ब्लैक टोन चाहिए, तो इसे आप 90 मिनट से 2 घंटे तक भी लगा सकते हैं। इसके बाद फिर से सिर्फ सादे पानी से आप बाल धो लीजिए। यहाँ भी आप शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, इंडिगो लगाने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे तक शैम्पू ना करें क्योंकि इस दौरान कलर धीरे धीरे बालों के साथ सेट होने लगता है। अगर आपने उसी दिन शैम्पू कर लिया तो कलर उतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा। एक और चीज, इंडिगो लगाने के तुरंत बाद तेल भी मत लगाइए। कम से कम 24 से 48 घंटे का समय रखें। उसके बाद आप अपनी रेगुलर ऑयलिंग रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मुझसे आप पूछेंगे वो क्या, आचार्य जी क्या एक बार लगाने से सारे सफेद बाल काले हो जाएंगे? देखो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बाल हैं कितने सफेद, उनकी बनावट कैसी है और पहले आप कितने केमिकल ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। अगर कुछ ही बाल सफेद हैं तो अक्सर एक एप्लीकेशन में ही बहुत ज्यादा फर्क दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बालों का बड़ा हिस्सा सफेद है तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इस प्रोसेस को कुछ सप्ताह बाद आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और यही नेचुरल तरीकों की सबसे अच्छी बात होती है। ये सिर्फ कलर देने की कोशिश नहीं करते बल्कि हेयर केयर का भी हिस्सा बन जाते हैं। जब सही इंग्रेडिएंट्स सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो बालों में कलर के साथ साथ सॉफ्टनेस, शाइन और टेक्सचर भी बेहतर होना महसूस होने लगता है। लेकिन बच्चों, इतना सब करने के बाद भी अगर अपनी रोजमर्रा की आदतें आप नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो यही वो हिस्सा है जिसमें ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और गलती करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन आदतों की जो शायद दिखने में छोटी हैं लेकिन बालों पर उनका असर बहुत बड़ा पड़ता है। सबसे पहली आदत, नींद। आजकल लोग स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करते हैं लेकिन स्लीप रूटीन बिल्कुल नहीं। रात के 12 से 1 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, सीरीज देखना, देर रात तक काम करना और धीरे धीरे शरीर की रिकवरी भी इफेक्ट होने लगती है। याद रखो, दिन भर शरीर काम करता है लेकिन रिपेयर का समय तो रात का ही होता है। इसीलिए कोशिश करो कि रोज लगभग एक ही समय पर सोने की आदत बनाओ। सिर्फ इतना बदलाव ही लंबे समय तक पूरे शरीर पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। दूसरी आदत है स्ट्रेस। मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रेस लेते ही बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन लगातार स्ट्रेस में रहना शरीर को लगातार अलर्ट मोड में रखता है और जब महीनों तक यही कंडीशन बनी रहेगी तो उसका असर केवल मन पर नहीं, शरीर पर भी दिखाई देने लगेगा।
इसीलिए दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए जरूर निकालो। चाहे प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, योग करो या सिर्फ शांत जगह पर बैठकर गहरी सांसें ही ले लो। मन को जितनी शांति मिलेगी, शरीर भी उतना बेहतर होता जाएगा। तीसरी आदत, क्रैश डाइटिंग। आजकल वेट लॉस के नाम पर सबसे पहले लोग खाना ही बंद कर देते हैं। कार्ब्स बंद, प्रोटीन भी सफिशिएंट नहीं ले रहे, फल भी कम खाते हैं, दालें कम, और फिर कहते हैं वेट तो कम हो गया लेकिन हेयर फॉल शुरू हो गया। याद रखो, शरीर भूखा रहकर सुंदर नहीं बनता, उसे बैलेंस्ड पोषण चाहिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल, दालें, अच्छे फैट्स, इन सबको अपनी डाइट से मत हटाइए। चौथी गलती, बार बार केमिकल ट्रीटमेंट। आज कलर, कल स्ट्रेटनिंग, परसों स्मूदनिंग, फिर हेयर स्टाइलिंग, बालों पर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोशिश करो जहां तक पॉसिबल हो इन ट्रीटमेंट्स के बीच में सफिशिएंट गैप लो। जितना कम हीट और केमिकल का यूज होगा उतना ही बालों को रिकवर करने का अवसर मिलेगा। और आखिर में शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेशेंस। आज बीज बोकर कल पेड़ नहीं निकलता। ठीक उसी तरह आज अच्छी आदत शुरू करके अगले हफ्ते ही चमत्कार की उम्मीद मत रखो। शरीर को टाइम दो, बालों को टाइम दो, कंसिस्टेंसी रखो। यकीन मानो, शरीर आपकी मेहनत का जवाब जरूर देगा, और वो भी अच्छे रिजल्ट्स के साथ। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले शरीर को अंदर से सपोर्ट करने के लिए आंवला और भृंगराज जैसी जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में समझा। फिर सही ऑयल और सही तरीके से लगाना, स्कैल्प मसाज की इम्पोर्टेंस समझी। उसके बाद घर पर बनने वाला नेचुरल हेयर कलर बनाना भी हमने सीख लिया, जिसमें कि ना तो कोई हार्श केमिकल डाला गया है और वो नेचुरल शेड की तरह ही काम करेगा। और उन लाइफस्टाइल हैबिट्स की भी बात कर ली जो इन सभी प्रयासों के रिजल्ट को और अच्छा बना सकती है। याद रखो, हमारा टारगेट सिर्फ बालों को काला करना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है ऐसा शरीर बनाना जहां स्वस्थ बाल उगने के लिए एक सही एनवायरनमेंट ही बन जाए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दो, ताकि समय से पहले उनके भी बालों में जो समस्या आ रही है वो ठीक हो जाए। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।